हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के हमारे इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। हम सभी जानते हैं कि जीके जीएस के पोर्शन में इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंडियन पॉलिटी से, और इसके अलावा में ज्योग्राफी सामान्य विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, और इसके अलावा में इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो ये सीरीज़ जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उनके आंसर्स होंगे, और सबसे खास बात होगी उसका एक्सप्लेनेशन जो है बहुत ही स्मूथ एंड पॉइंट वाइज होगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में जो अदर क्वेश्चंस भी बनेंगे उनमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। इंडियन हिस्ट्री के हमारे यहाँ पर 10 क्वेश्चंस होंगे, टॉपिक वाइज हम लोग 10 क्वेश्चंस की यहाँ पर स्लॉट रखेंगे। तो पहला हमारा है भारतीय इतिहास, जिसके 10 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी सन 1913 ईस्वी में। बात करें अगर कि कौन से स्थान पर इसकी स्थापना हुई थी, तो सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। संस्थापक थे लाला हरदयाल और सोहन सिंह भगना। प्रकाशन गदर पत्रिका का हुआ। उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अल हिलाल पत्रिका के संपादक कौन थे? अल हिलाल पत्रिका का संपादन किया है अबुल कलाम आज़ाद ने। और बात करें कि अल हिलाल पत्रिका जो है ये कौन सी भाषा में लिखी गई थी, तो ये उर्दू भाषा में प्रकाशित होती थी। प्रकाशन वर्ष था 1912। कोलकाता से इसका प्रकाशन हुआ था। राष्ट्रवाद का प्रचार करना इस पत्रिका का उद्देश्य था। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो देखिए, चंपारण सत्याग्रह जो है ये 1917 ईस्वी में हुआ। 1917 में चंपारण सत्याग्रह देखने को मिला। बिहार में जो नील की खेती थी वो करने वाले किसानों के शोषण के विरुद्ध ये सत्याग्रह आयोजित किया गया था। गांधी जी का भारत में ये पहला सत्याग्रह आयोजन था। गांधी जी के जितने भी आंदोलन हैं सभी ध्यान से पढ़ के जाइएगा। मॉडर्न हिस्ट्री से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चंपारण सत्याग्रह के बारे में ध्यान में रखेंगे। ईयर इसका 1917। इसके अलावा में किस लिए ये हुआ था, तो बिहार में जो नील की खेती करने वाले किसान थे उनका शोषण हो रहा था, जिसके विरुद्ध ही सत्याग्रह चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ। बात करें अगर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ ये कौन से ईयर में हुआ था, तो 1885 में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष थे WC बनर्जी, और स्थान था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया था? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था 1943 में, 1943 ईस्वी में, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। बात करें अगर कि इसका गठन कहाँ पर हुआ, तो सिंगापुर में इसका गठन हुआ था। उद्देश्य था ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष करना। काकोरी कांड, जिसे अब काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जानते हैं, ये किस वर्ष हुआ था? तो काकोरी ट्रेन एक्शन जो है ये एग्जीक्यूट हुआ था 1925 में, 1925 में। क्रांतिकारी इसमें थे राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां। इसके अलावा में अगर बात करें कि काकोरी ट्रेन एक्शन का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था अंग्रेज़ों का खजाना लूट करके क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाना। इसके लिए इन क्रांतिकारियों ने जो है काकोरी ट्रेन एक्शन किया, अंग्रेज़ों का खजाना लूटने की पूरी योजना बनाई। इसमें शामिल थे राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना जो है 1936 में हुई थी, 1936 ईस्वी में। लखनऊ में इस किसान सभा की स्थापना हुई थी। अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये 1919 ईस्वी में हुआ था। 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन ये हत्याकांड हुआ। जनरल डायर के आदेश पर गोलियां चलाई गई थी और सैकड़ों निर्दोष लोग इसमें मारे गए थे। अगस्त क्रांति कब हुई थी? अगस्त क्रांति हुई थी 1942 में, 1942 ईस्वी में। 8 अगस्त 1942 में मुंबई में ये क्रांति हुई थी। गांधी जी का भारत छोड़ो आह्वान था, भारत छोड़ो आंदोलन जो इन्होंने चलाया था उसका आह्वान था अगस्त क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल आर्मी जो है इसकी स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी? तो मोहन सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई सबसे पहले 1942 में जापान के समर्थन से, और बाद में इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस जी ने किया। हिस्ट्री के 10 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को।
संविधान सभा का गठन किस अधिनियम के आधार पर हुआ था? तो संविधान सभा का गठन जो है ये 1935 के अधिनियम के आधार पर हुआ था। 1946 में संविधान सभा का गठन होता है। इसमें कुल सदस्य देश थे प्रारंभ में 389 और उसके बाद में 299 सदस्य। अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या इसे प्रारूप समिति भी कहते हैं। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और संविधान सभा जो थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1946 में इसका गठन हुआ था, ध्यान में रखेंगे। 1935 के अधिनियम के आधार पर इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है ये कब जोड़े गए थे? 1976 में ये शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। व्याख्या करते हैं, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया था। इसी के तहत ये शब्द जोड़े गए थे। उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, और साथ ही अखंडता शब्द भी जोड़ा गया था। तो 3 नए शब्द थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति शासन जो है ये आर्टिकल 356 में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन कब लागू किया जाता है? तो जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता होती है उस समय राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। अधिकतम अवधि इसकी जो है 3 वर्ष रह सकती है। सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन जो है जम्मू कश्मीर में लगा था 6 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। भाग 3 जो है संविधान का, इसमें मौलिक अधिकार हैं। आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों का यानी कि फंडामेंटल राइट्स का वर्णन है। 6 मूलभूत अधिकार हैं हमारे, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण से मुक्ति, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार और लास्ट में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। मूल रूप से जो संविधान था उसमें 7 अधिकार थे। जो संपत्ति का अधिकार था वो 1978 में हटा दिया गया था, इसको कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। यहाँ पर 26 नवंबर को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती सेलिब्रेट की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर बात करें 26 नवंबर 1949 की, तो इस दिन संविधान को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और 2015 से प्रतिवर्ष हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। अगर वर्तमान में बात करें कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में 245 सदस्य हैं राज्यसभा में। 12 सदस्य इसके राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और शेष जो हैं वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए होता है? तो वित्त आयोग का गठन जो है 5 वर्षों के लिए किया जाता है। आर्टिकल 280 में ये मेंशन है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और केंद्र व राज्यों के बीच जो वित्तीय संसाधन है उनका बंटवारा हमारा जो वित्त आयोग है वो तय करता है कि कहाँ पर कितनी लागत लगनी है। फाइनेंस का जो पूरा सिस्टम है वो हमारा वित्त आयोग देखता है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधान कौन से भाग में हैं? तो इमरजेंसी के बारे में भाग 18 में मेंशन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 352 जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताता है। आर्टिकल 356 जो है राष्ट्रपति शासन के बारे में और आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल के बारे में बताता है। ये सभी आर्टिकल इम्पॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है, लोकसभा स्पीकर, ये संसद के दोनों सदनों की, संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं हम सभी जानते हैं कि एक तो लोकसभा, दूसरी राज्यसभा। तो इनकी जब संयुक्त बैठक होती है तो इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। आर्टिकल 108 में मेंशन है और सामान्यतः विधेयक पर मतभेद होने पर ये बैठक होती है। अब तक 3 संयुक्त बैठकें हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान लागू होने के समय कितनी अनुसूचियाँ थी? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। 8 अनुसूचियाँ थी स्टार्टिंग में। इसके बाद में 12 अनुसूचियाँ वर्तमान में हो चुकी हैं। जो 10वीं अनुसूची थी वो दल बदल विरोधी कानून के संबंध में थी। 1985 में ये जोड़ी गई थी। इसको ध्यान में रखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है।
नाउ हम लोग 2 टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हमारा थर्ड टॉपिक जो है वो ज्योग्राफी के PYQs हैं। तो डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मौसिनराम अभी तक माना जाता था, अब अरुणाचल प्रदेश का एक पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्षा के लिए। वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश हमें देखने को मिलती है। तो ये वेरिएशन होता रहता है। जब PYQ पूछा गया था उस समय मौसिनराम इसमें था। मेघालय की पूर्वी खासी हिल्स में स्थित है मौसिनराम। औसत वार्षिक वर्षा जो है यहाँ पर 11,872 मिलीमीटर के अप्रॉक्स होती है और विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान था। वर्षा का मुख्य कारण यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से जो मानसूनी हवाएं आती हैं वो थी। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो कृष्णा नदी जो है ये महाबलेश्वर से निकलती है। महाराष्ट्र का जो सतारा जिला है वहाँ पर महाबलेश्वर से का उद्गम होता है और लंबाई इसकी लगभग 1400 किलोमीटर के अप्रॉक्स है। बहाव की अगर बात करें तो महाराष्ट्र से होती हुई कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में ये फ्लो होती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं भीमा और तुंगभद्रा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। बात करें कि अगर कौन सी नदियों से ये बना हुआ है तो गंगा, बीम, ब्रह्मपुत्र, मेघना इन नदियों से निर्मित है सुंदरबन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, 80,000 वर्ग किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को ये कवर करता है। साथ में एक और ख़ास बात है, यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, मैंग्रोव वेजिटेशन, और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए ये फेमस है। थार मरुस्थल किस राज्य में है? थार मरुस्थल हमें राजस्थान में देखने को मिलता है, पश्चिमी राजस्थान में स्थित है। इसका एरिया लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर के अप्रॉक्स इसका एरिया है और 100 से 500 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। काफ़ी कम बारिश होती है। शुष्क क्षेत्र है ये थार का डेजर्ट, और पाया कहाँ पर जाता है? पश्चिमी राजस्थान में। भारत का काला सोना किसे कहा जाता है? तो काली मिर्च को भारत का काला सोना कहते हैं। इसे मसालों की रानी भी कहा जाता है और मुख्य उत्पादक राज्य हैं केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु। प्राचीन काल में भारत के मसालों का जो है मुख्य निर्यात किया जाता था। भारत में जो भी विदेशों के लोग हैं, जैसे कि जो यूरोप के लोग हैं मेनली, वो मसालों की खोज में ही भारत आए थे। कौन सा राज्य चाय उत्पादन में प्रथम है? तो चाय में असम जो है नंबर 1 पे आता है। भारत का लगभग 50% चाय का प्रोडक्शन जो है, टी प्रोडक्शन वहीं पर होता है। ब्रह्मपुत्र घाटी जो है, वहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी हम सभी जानते हैं, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन है वहाँ पर ब्रह्मपुत्र घाटी इस तरीके से अरुणाचल में U-टर्न लेती हुई असम से होती हुई फिर बांग्लादेश और इस तरीके से ये इंटर करती है बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में। तो यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र घाटी है वहाँ पर चाय के लिए जो है आइडियल कंडीशंस होती हैं, वहीं पर चाय का उत्पादन होता है। आसाम वाला जो रीजन है वहाँ पर देश की लगभग 50% टी प्रोडक्शन हमें देखने को मिल जाता है। आसाम टी जो है इंटरनेशनल लेवल पर फेमस है। नंदा देवी चोटी किस राज्य में है? नंदा देवी चोटी जो है ये उत्तराखंड में पड़ती है। ऊंचाई इसकी 7,816 मीटर के लगभग है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। पर्वतारोहण के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कौन सी झील जो है चिल्का झील कहलाती है? तो चिल्का झील इनमें से खारे पानी की झील है, जो कि चिल्का झील है। व्याख्या अगर इसकी देखें तो उड़ीसा के तट पर स्थित है चिल्का झील, ध्यान में रखेंगे, उड़ीसा के तट पर। और एशिया की सबसे बड़ी लगून लेक है ये। लगून लेक वो होती है जब समुद्र का पानी जो है कुछ कलेक्ट हो जाता है अंदर की तरफ और यहाँ अंदर समुद्र के पानी से झील बन जाती है, उसे कहते हैं हम लोग लगून लेक। ठीक है, तो ये एशिया की सबसे बड़ी लगून लेक है। प्रवासी पक्षियों का प्रमुख स्थल है, साथ में रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी पर्वत किन राज्यों में स्थित है? तो देखिए नीलगिरी पर्वत जो है वो तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला, इन तीनों राज्यों के पॉइंट पर स्थित है, यानी कि इन तीनों की बॉर्डर पर लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। केरला इधर पड़ता है, तमिलनाडु और कर्नाटका, तो इन सभी के बॉर्डर पर लोकेटेड है नीलगिरी पर्वत। दक्षिण भारत के पश्चिमी और पूर्वी घाट का जो संगम स्थल है, यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। डोडा बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई जो है 2,637 मीटर के लगभग है। नीलगिरी चाय और यूकेलिप्टस यहाँ पर फेमस है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो राजस्थान जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। राजधानी की अगर बात करें तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, और उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान पर है और क्षेत्रफल में राजस्थान प्रथम स्थान पर है।
नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट के साइंस के जो PYQs हैं 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये होने वाले हैं आपका अपकमिंग एग्जाम के लिए, ज़रूर से ज़रूर देख के जाएँ। साथ में जो इसका एक्सप्लेनेशन है उससे भी कई सारे पॉइंट निकल करके आते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। मानव शरीर का रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर BP जिसे कहते हैं। तो BP नापने के लिए कौन सा यंत्र यूज़ किया जाता है? तो इसके लिए यूज़ किया जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट हो जाएगा। बात करें अगर स्फिग्मोमैनोमीटर की, तो ये ब्लड प्रेशर नापने के लिए यूज़ होता है। सामान्य रक्तचाप यहाँ पर 120/80 आपको दिया गया है। इसमें पारा या फिर डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है इसका यूज़ करके नापते हैं। और अगर बात करें स्फिग्मोमैनोमीटर की, तो इसमें जो स्फिग्मो है इस वर्ड का मतलब होता है पल्स, और मैनोमीटर यानी कि जो प्रेशर नापता है, प्रेशर मापक। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत जो है, लीवर जिसे कहते हैं, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत का वजन होता है लगभग 1.5 किलोग्राम, और बाइल जूस का निर्माण यकृत से ही होता है। लीवर में ही बाइल जूस बनता है। वसा का पाचन और ऊर्जा का भंडारण यहीं पर होता है। शरीर का रक्त शुद्धिकरण केंद्र भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? विद्युत धारा की SI इकाई है एम्पियर। इसका नामकरण किया था आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर किया गया था। प्रतीक है A से शो करते हैं एम्पियर को। जैसे कहीं किसी परिपथ में अगर हमने धारा नापी है 12 एम्पियर, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे 12A। परिभाषा की अगर बात करें तो प्रति सेकंड 1 कूलाम चार्ज का प्रवाह जो है वो विद्युत धारा कहलाती है। I = होता है Q/T। तो अगर हम यहाँ पर T की वैल्यू 1 रखते हैं, यानी 1 सेकेंड के लिए देखें, तो प्रति सेकेंड जो है जो 1 कूलाम चार्ज अगर प्रवाहित होता है तो उसे हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। 1 एम्पियर की विद्युत धारा वहाँ पर हो जाएगी। ओम का नियम में V = IR होता है। यहाँ पर I जो है वो करंट्स को शो करती है, R जो है रेजिस्टेंस है, एंड V वोल्टेज है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है CPU। ऑप्शन नंबर B हमारा करेक्ट है। CPU जो है इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें 3 मुख्य भाग होते हैं, ALU, CU एंड मेमोरी यूनिट। ALU जिसे कहा जाता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, CU और मेमोरी यूनिट भी इसमें शामिल होती है। जितनी भी गणना से यानी कैलकुलेशन से रिलेटेड कार्य हैं और कंट्रोलिंग कार्य यहीं पर होते हैं। इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। किस धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने में किया जाता है? तो विद्युत तार बनाने के लिए तांबे का यूज़ किया जाता है। तांबे का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि तांबे की जो विद्युत चालकता है वो अधिक होती है, जंग प्रतिरोधी होता है, साथ में लचीला भी होता है। इसकी जो ऊष्मा चालकता है वो भी अच्छी होती है। एल्यूमिनियम का प्रयोग हाई वोल्टेज तारों में किया जाता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो H2 होता है। 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से मिलकर के ये बना होता है। वाटर का जो क्वथनांक है, क्वथनांक यानी कि कितने टेम्परेचर पर ये बॉयल होने लगेगा, तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और हिमांक इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। पृथ्वी की सतह का लगभग 71% पोर्शन जो है ये जल से ही ढका हुआ है। सर्वव्यापी विलायक है, हर चीज़ को ये लगभग घोल देता है अपना। मानव शरीर में RBC का कार्य क्या है? RBC का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। RBC की अगर बात करें तो लाल रक्त कणिकाओं को कहते हैं, यानी रेड ब्लड सेल्स होती हैं। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण इनका कलर लाल होता है, और औसत जीवन काल इनका 120 दिन का होता है। अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में रेड ब्लड सेल्स जो हैं इनका निर्माण होता है। किस गैस को हास्य गैस भी कहा जाता है? तो लॉफिंग गैस कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। ऑप्शन नंबर B हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है N2O नाइट्रस ऑक्साइड, और हल्के एनेस्थेटिक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। सांस लेने पर हल्का आनंद और हंसी का अनुभव होता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर N2O है तो वो हानिकारक हो जाती है। ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? तो वायु में अगर बात करें ध्वनि की गति तो 343 मीटर पर सेकेंड के अप्रॉक्स होती है। टेम्परेचर इसमें रखना चाहिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस टेम्परेचर पर ये गति नापी जाती है। घनत्व और तापमान से गति प्रभावित भी होती है। जल में ध्वनि की गति जो है 1500 मीटर पर सेकेंड के लगभग होती है। इस गति से सोनार और रडार कार्य करते हैं।
साइंस टॉपिक का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगर बात करें विटामिन सी की तो इसको स्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। मुख्य स्रोत हैं इसकी आंवला, नींबू, संतरा, जो भी खट्टे फल हैं वो इसके मुख्य स्रोत होते हैं। स्कर्वी में मसूड़ों से खून आना, कमजोरी होना, ये लक्षण हो जाते हैं। जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन की अगर हम लोग बात करें तो विटामिन 2 टाइप के होते हैं, एक वाटर जल में घुलनशील होते हैं और एक होते हैं जल में वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन के, ई, डी और ए हैं। इसके अलावा में बी, सी, ये सभी जल में, जो भी रिमेनिंग है वो जल में घुलनशील होते हैं। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, कीड़ा के, ई, डी, ए, ये जो है ये वसा में घुलनशील है। इसके अलावा जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि उत्पादन को बढ़ाना। बात करें अगर हरित क्रांति की, तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हो गई थी 1960 के दशक में। मुख्य उद्देश्य क्या था? गेहूं और चावल का जो प्रोडक्शन है उस पर वृद्धि करना। HVY बीज, रासायनिक खाद और सिंचाई पर जोर किया गया। सिंचाई पर ज़्यादातर परियोजनाएं चलाई गई थी। ये क्वेश्चन भी बनता है कि सिंचाई परियोजनाएं ज़्यादातर कौन सी 5 ईयर प्लान में चलाई गई थी किस क्रांति के दौरान? तो हरित क्रांति के दौरान ध्यान में रखेंगे। प्रणेता थे इसके MS स्वामीनाथन, और सबसे ज़्यादा प्रभाव इसका हमें देखने को मिला है पंजाब में, हरियाणा में और पश्चिमी यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, GDP का फुल फॉर्म क्या है? GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी भी देश में एक वर्ष में उत्पन्न सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल मूल्य होता है वो GDP के फॉर्म में निकल के आता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के फॉर्म में। इसमें विदेशी निवेशक जो है उनका उत्पादन भी शामिल होता है अगर वो देश की सीमा में है। माप का तरीका क्या होता है? बाजार मूल्य पर इसका मापन किया जाता है। GDP जो है वो आर्थिक विकास का प्रमुख सूचकांक होता है। भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो रिजर्व बैंक यानी RBI के पास में मुद्रा जारी करने का अधिकार है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं RBI की। इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1934 में RBI अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी। 1 रुपये के नोट को छोड़ करके सभी नोट जो है RBI ही जारी करता है। 1 रुपये की नोट की बात करें तो इसको जारी करता है वित्त मंत्रालय। RBI का प्रमुख जो है RBI के गवर्नर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1950 में भारतीय योजना आयोग का गठन हुआ था। इसके बाद 2015 में इसका स्थान ले लिया था नीति आयोग ने। गठन हुआ था 15 मार्च 1950 में। उद्देश्य था जो भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनका निर्माण करना, उनका कार्यान्वयन कराना। अध्यक्ष होते हैं इसके प्रधानमंत्री, और 2015 में योजना आयोग को रिप्लेस कर दिया था नीति आयोग ने। इसके बाद नीति आयोग वर्क करने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, इन्फ्लेशन क्या होता है? मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का मतलब होता है जो भी वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं उनकी कीमतों में निरंतर वृद्धि जब हो जाती है तो इसे मुद्रास्फीति बोला जाता है। जब मांग जो है आपूर्ति से अधिक हो जाती है तो कीमतें क्या होती हैं? बढ़ने लगती हैं। जैसे मार्केट में अगर कोई भी चीज़ है उसकी डिमांड ज़्यादा है और उसकी सप्लाई नहीं हो पा रही है तो चीज़ों की जो कीमत है वो बढ़ने लगती है। मुद्रास्फीति के जो प्रकार होते हैं वो मांग आधारित होते हैं या फिर लागत आधारित होते हैं। इसको नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक व राजकोषीय नीति अपनाई जाती है। नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी SSSC पेट के लिए करंट अफेयर्स। 2025 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे क्योंकि PYQ को डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। लेटेस्ट करंट अफेयर्स यहाँ पर आता है। तो 2025 में आयोजित 93rd एकेडमी अवार्ड जो है ऑस्कर अवार्ड्स, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता? तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला था ओपेनहाइमर मूवी को। 93rd ऑस्कर अवार्ड था 2025 की शुरुआत में घोषित हुआ था। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म निकल के आई ओपेनहाइमर। निर्देशक इसके क्रिस्टोफर नोलन है और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और अभिनेता का पुरस्कार भी इसी फिल्म को मिला था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान में रखेंगे। इसी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला, साथ में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी इसी फिल्म ने जीता था। ये फिल्म वैज्ञानिक J. रॉबर्ट ओपेनहाइमर के जीवन पर आधारित है जिन्होंने परमाणु बम बनाया था। ध्यान में रखेंगे, परमाणु बम इन्होंने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है कौन से राज्य में स्टार्ट किया गया? तो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्टार्ट किया गया राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। राजस्थान का जो जोधपुर है वहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ। अक्षय ऊर्जा से ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन किया जाना इसका उद्देश्य था और इस परियोजना में भारत को कार्बन न्यूट्रल बनाने की दिशा में अहम कदम उठाया है। राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की है? तो ब्राज़ील के द्वारा मेज़बानी की गई।
2024 में ये मेज़बानी भारत ने की थी, अब 2025 में ब्राज़ील इसकी मेज़बानी किया है। थीम थी सतत विकास और हरित अर्थव्यवस्था। कई देशों ने जलवायु परिवर्तन और आर्थिक असमानता पर चर्चा की। देखिए, इस तरीके की जो समिट्स होती हैं उसमें करंट जो भी ज्वलंत मुद्दे होते हैं वो उठाए जाते हैं। इस समय क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा है और साथ में आर्थिक असमानता, इस पर भी चर्चा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में प्रकाशित ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी? ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक थी 110। फिनलैंड लगातार पहले स्थान पर था। भारत की रैंक 2024 में 126 थी और 2025 में 110 हुई है। जीडीपी मापदंड होता है इसका, जीडीपी होता है और सामाजिक सहयोग, जीवन प्रत्याशा, स्वतंत्रता, इन सभी मापदंडों पर ये रैंक डिसाइड की जाती है। फिनलैंड लगातार पहले स्थान पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप ये किसने जीता? ये जीता गया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल्स में इंग्लैंड को हराया। ये उनका 7वां महिला T20 विश्व कप खिताब था। टूर्नामेंट जो है 2025 में बांग्लादेश में आयोजित किया गया था। इसी के साथ ये क्वेश्चन सीरीज़ जो है हमारी यहीं पर एंड होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट होता है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इस तरीके की इंपॉर्टेंट सीरीज़ को हम लाते रहेंगे। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, खासकर जो एक्सप्लेनेशन होता है उससे कई बार क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। कुछ कॉमन टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। तो इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करने के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। थैंक यू।